मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है माटी की मूर्तें, जिसके रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। माटी की मूर्तें 1941 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच में लिखी गए रेखा चित्रों का संग्रह है। इसमें बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इसमें 12 रेखा चित्र हैं। आप रेखा चित्र के बारे में पढ़ते हैं। पहला रेखा चित्र है रज़िया। रज़िया निम्न वर्ग की चूड़ी हारिन की बेटी है, यानी कि उसका परिवार चूड़ी बेचने वाला है। वे लेखक के गांव की ही है। वह बचपन से जवानी तक इसी गांव में रही। लेखक और रज़िया के बीच एक अजीब सा अपनापन था। यह अपनेपन का पवित्र रिश्ता उनके अंत से जुड़ा हो रहा। लेखक चुनाव के सिलसिले में गांव-गांव घूमा करते थे। तभी वह रज़िया के गांव में भी पहुंचते हैं। हसन रज़िया का पति है। वह लेखक रज़िया के गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। वहां लेखक नेता बनकर जाते हैं। वहां लेखक एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो बिल्कुल रज़िया जैसी दिखाई देती है। वहां के लोगों के द्वारा पता चलता है कि वह रज़िया की पोती है। वह बच्ची लेखक को अपने घर ले जाती है। लेखक कहते हैं कि मैं रज़िया के आंगन में खड़ा हूँ। रज़िया अंदर लेटी हुई है और हसन का निधन हो चुका है। उनकी दोनों बहुएं रज़िया को सहारा देकर बाहर लेकर आती हैं। लेखक के सामने अब रज़िया खड़ी है। वह दुबली पतली, रूखी सूखी। मैंने देखा अचानक से उसकी आंखें तथा चेहरा बिजली की तरह चमक उठे। ये थे रज़िया का रेखा चित्र। अब दूसरा रेखा चित्र है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह एक पहलवान है जो लेखक के ही गांव का है। उसका पिताजी का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी माताजी उसे लेकर अपने मायके चली गई। जब वह युवा हो जाता है तो वह वापस अपने गांव में आ जाता है। उसके वापस आने से तो मानो गांव में रौनक ही आ गई हो, जैसे जान पड़ गई हो। सोए हुए अखाड़े फिर से जाग उठे। उस जिंदा दिल इंसान का पक्षधर, दीन दुखियों की रक्षक, वचन का पक्का मानव सेवी को छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार एक आभा में पहलवान का अंत लेखक ने इस रेखा चित्र में उतारने का प्रयत्न किया है। अब तीसरा रेखा चित्र है सरजू भैया। सरजू भैया बेनीपुरी जी के मुंह बोले बड़े भाई हैं। इनका घर बेनीपुरी जी के घर के साथ में ही था। अगर गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती थी तो वो सरजू भैया के पास ही आते थे। वो हर किसी को मदद भी करते थे। इनकी पत्नी का निधन बहुत ही कम आयु में हो गया था। संतान के नाम पर इनकी केवल 5 बेटियां थीं। जब इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तब गांव में किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। और अब चौथा रेखा चित्र है मगर। मगर गांव का एक मेहनती हलवाहा है। उसके जैसा मेहनती हलवाहा पूरे गांव में नहीं है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन स्वभाव से थोड़ा कठोर भी है। मगर जब बुढ़ापे का कारण खेतों में हल चलाने में असमर्थ है, इसलिए वह छोटा मोटा काम करके ही गुजारा चलाता है। बेनी जी का कहना है कि अब इसका एक ही हल है कि मगर की पेंशन बांध दी जाए, लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कहाँ जो अन्नदाताओं की पेंशन बंध सके। 5वां रेखा चित्र है रूपा की आजी। रूपा की आजी को गांव के लोग डायन समझते हैं। यह अंधविश्वास पूरे गांव में व्याप्त है। माँ के निधन के बाद रूपा को उसकी आजी ने ही पाला है। रूपा के विवाह के बाद उसके सास ससुर का भी निधन हो जाता है। धीरे धीरे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाती है। इस कारण सब लोग उसे डायन समझते हैं। 6वां रेखा चित्र है देव। देव आरंभ में एक साहसी, निर्भीक, सत्यवादी बालक के रूप में चित्रित हुआ है।
बाद में वह अपने थाने के क्षेत्र का एक छात्र नेता बन जाता है, लेकिन वह पुलिस के अत्याचारों का शिकार हो जाता है। इसमें देव के माध्यम से मानवीयता एवं पुलिस के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। 7वां रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जात के तेली थे, लेकिन उनके आचरण और व्यवहार के कारण उन्हें ब्राह्मण से भी बढ़कर माना जाता था। उनके इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को उनके मायके भेज दिया और स्वयं कबीर के पद गाकर समय बिताने लगे। वे कबीर को साहब कहा करते थे। बाद में बीमारी के कारण उनका भी देहांत हो गया। 8वां रेखा चित्र है भोजी। भोजी लेखक की भाभी है। लेखक ने अपनी भाभी के विवाह उपरांत से घर आगमन से लेकर उसकी मृत्यु तक के स्मृतियों के गुण दोषों का चित्रण किया है। 9वां रेखा चित्र है परमेसर। परमेसर के रूप में एक आवारा एवं फिजूल खर्ची व्यक्ति का चित्रण सामने आता है। आवारागर्दी की आग ऐसी जो खुद को जलाती थी किंतु दूसरों को रोशनी एवं गर्मी देती थी। परमेसर अतिसार रोग से ग्रस्त था। लेखक का वैसे तो परमेसर से कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन उसकी बीमारी को लेकर लेखक का मन हमेशा विचलित रहता था। 10वां रेखा चित्र है बैजू मामा। लेखक की मुलाकात बैजू मामा से जेल में होती है। बैजू मामा बैल चुराने के चक्कर में जेल गए थे। लगभग 30 वर्षों से बैजू मामा जेल में ही हैं। वे हर बार चोरी करते पकड़े जाते थे और जेल पहुंच जाते थे। शर्मिंदगी के कारण वे अपने गांव भी नहीं जाते थे। जेल में जितने भी पेड़ पौधे थे वे सब बैजू मामा के ही लगाए हुए थे। 11वां रेखा चित्र है सुभान खां। यह एक मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन इन्हें सुभान दादा भी कहकर बुलाया जाता था। सुभान खां एक राजमिस्त्री थे। वे ईमानदारी और विनम्रता जैसी गुणों से युक्त थे। इनमें हिंदू मुसलमान एकता की चाहत थी। 12वां और अंतिम रेखा चित्र है बुधिया। बुधिया एक 7-8 वर्ष की बकरी चराने वाली छोटी सी लड़की है। इस रेखा चित्र में बुधिया के प्रारंभिक जीवन से लेकर मातृत्व रूप का मार्मिक चित्रण है। बचपन में बुधिया चंचल चुलबुली थी। जब जवान हुई तो हजारों जवानों की दिलों की धड़कन बन गई। बच्चों, मैंने सभी रेखा चित्र आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आपको सभी रेखा चित्र समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।